नमस्कार दोस्तों, ट्रस्टी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानेंगे। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी टिकेश्वर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक है काफ़ी ब्रॉड है। इन केस यू वांट टू सेव योर टाइम, आपको इन सभी इंडेक्स का टाइम स्टैम्प वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप किसी वीडियो के स्पेसिफिक हिस्से को देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से और जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी मार्केट में करेंसी के फ्लो को और उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करती है। फ्लो का मतलब ये है कि करेंसी की अवेलेबिलिटी मार्केट में कितनी होगी या उसकी क्वांटिटी क्या होगी, जबकि डायरेक्शन से मतलब ये है कि उस करेंसी का यूज कहाँ किया जाएगा। इन दो सवालों के जवाब देने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन का टारगेट होता है, उसके लिमिट्स में इन्फ्लेशन के रेट को रखने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज किया जाता है। करेंटली ये रेट 4 ± 2% है। इसका मतलब ये है कि 6% भी हमारी डिजायरेबल लिमिट्स के अंदर है, जबकि 2% भी है इन्फ्लेशन रेट डिजायरेबल लिमिट्स के अंदर है। अगर ये 4% से 6% हो जाए, 2% बढ़ जाए, तो ये 2% जो प्लस है इसे हमने अपर टॉलरेंस लिमिट कहा है, और अगर ये 4% से घटकर और 2% कम होके 2% पे आ जाए तो इसे लोअर टॉलरेंस लिमिट कहा है। और सिंपल भाषा में आप जैसा कि याद रख ही सकते हैं, 4 ± 2% का हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है। ये टारगेट 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक के लिए सेट किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानने के बाद हम ये जान लेते हैं कि इसे फॉर्मुलेट कौन करता है। 2016 के पहले मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट आरबीआई ही करती थी, लेकिन 2014 में देन डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल ने ये रिकमेंड किया कि मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्मुलेट करे और आरबीआई इंप्लीमेंट करे। 2016 से मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही करती आ रही है। अब जान लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक 6 मेंबर्ड कमेटी है, जिसमें 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं, जबकि 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं। आरबीआई के 3 मेंबर में से एक मेंबर आरबीआई का गवर्नर होता है, जो कि इस कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। इसका मतलब यह है कि आरबीआई का जो भी गवर्नर होगा वो इस कमेटी का चेयरपर्सन होगा। कोई भी डिसीजन मेजोरिटी से लिया जाता है और डेडलॉक होने पर कास्टिंग वोट आरबीआई के गवर्नर के पास होता है। कास्टिंग वोट का मतलब ये होता है कि किसी भी डिसीजन के फेवर में और अगेंस्ट में जब वोटों की संख्या या ऐसे लोगों की संख्या जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो बराबर हो जाए। एग्जाम्पल के लिए 2 फेवर में हैं, 2 अगेंस्ट में हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेडलॉक हो गया है। इसको रिजॉल्व करने के लिए जो वोट डाला जाएगा वो आरबीआई के गवर्नर या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन के द्वारा डाला जाएगा। इसी वोट को कास्टिंग वोट कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी के फंक्शनिंग में आप देखते हैं कि प्राइमरली 3 बॉडीज की भूमिका है, एक आरबीआई की, एक बैंकों की और तीसरी मार्केट की, जो आरबीआई और बैंकों से प्रभावित हो रही है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा बनाए गए जो पॉलिसी होती है उसे इंप्लीमेंट करती है। उस पॉलिसी से बैंकों के ट्रांजैक्शन को इफेक्ट करती है, जिससे करेंसी की जो अवेलेबिलिटी होती है मार्केट में, जिसे हमने फ्लो कहा है, वो कम या ज़्यादा होगी। उसी हिसाब से मार्केट में भी करेंसी की अवेलेबिलिटी कम या ज़्यादा होगी। इस प्रकार आरबीआई बैंकों के माध्यम से पूरे मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है, इंप्लीमेंट करती है। करेंसी का फ्लो मार्केट में कम या ज़्यादा कैसे हो रहा है, इसे समझने के लिए आपको ये स्लाइड समझनी है। मॉनेटरी पॉलिसी के किसी भी टूल से या तो आरबीआई की तरफ से मनी का फ्लो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, या मॉनेटरी पॉलिसी के किसी टूल से मनी का फ्लो आरबीआई की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। आउटवर्ड डायरेक्शन में
बैंकों की तरफ होगा या मार्केट पे होगा। इनवर्ड डायरेक्शन में भी बैंकों से या मार्केट से आरबीआई की तरफ होगा। आरबीआई अगर चाहे कि मार्केट में करेंसी की अवेलेबिलिटी बढ़े तो वो मार्केट में करेंसी को इंजेक्ट करेगी, पंप करेगी। जब आरबीआई को चाहिए कि मार्केट से करेंसी कम हो जाए तो उसे सक करेगी या विथड्रॉ करेगी। जब भी करेंसी मार्केट में पंप की जाएगी तो मार्केट का एक्सपेंशन होगा, इसलिए इस टाइप की पॉलिसी को एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहते हैं। जब भी करेंसी मार्केट से सक की जाएगी, मार्केट में करेंसी की अवेलेबिलिटी कम होगी और मार्केट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, मार्केट सिकुड़ेगा। एक्सपेंशनरी पॉलिसी के लिए जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो। सस्ता लोन होगा तभी बैंक उस लोन को अवेल करेंगे और मार्केट में करेंसी को फ्लो करेंगे। ये कैसे होता है हम आगे आने वाले स्लाइड्स में जानेंगे। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट हायर होगा तो लोन जो आरबीआई से बैंकों की ओर जा रहा है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और उसका आप धीरे धीरे प्रभाव देखेंगे कि बैंक के पास या मार्केट में करेंसी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट हायर है, इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट रेट डियरर है, और इंटरेस्ट रेट लोअर है मतलब इंटरेस्ट रेट चीपर है। यही चीपर इंटरेस्ट रेट और एक्सपेंशनरी पॉलिसी को हम सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, जबकि यही कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी और हायर इंटरेस्ट रेट को हम हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ये सब कैसे होता है इसे समझते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी से प्राइमरली फ्लो को और डायरेक्शन को करेंसी का कंट्रोल किया जाता है। फ्लो कहने का मतलब है कि करेंसी या मनी मार्केट में किस क्वांटिटी में अवेलेबल होगी, कितनी अवेलेबल होगी। सिंपल भाषा में अगर कहें तो ऐसे टूल जो मार्केट में क्वांटिटी को प्रभावित करेंगे करेंसी की, उसे हम क्वांटिटेटिव टूल कहेंगे। जबकि ऐसी पॉलिसीज जो उस करेंसी की यूज को कहां होगा उसे कंट्रोल करेंगे तो उसे हम क्वालिटेटिव टूल कहेंगे। आज की वीडियो में हमारा फोकस क्वांटिटेटिव टूल की तरफ रहेगा, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत वास्ट है। अगर हम दोनों आज ही कवर करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शुरुआत करते हैं बैंक रेट से। बैंक रेट में जब आरबीआई बैंकों को लोन देती है, और ये लोन कैसा होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है। लॉन्ग टर्म लोन कहने का मतलब है कि ये 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए होता है, और लोन के बदले इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है आरबीआई के द्वारा बैंकों को, उसे ही हम बैंक रेट कहते हैं। ये लोन कैसे दिया जाता है? ये लोन बिल डिस्काउंटिंग के बाद दिया जाता है, क्योंकि इस टाइप के लोन में किसी भी टाइप की सिक्योरिटी बैंक आरबीआई को नहीं देते हैं, इसलिए आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट होता है उसे लोन देने से पहले ही अमाउंट से डिड्यूस कर लेती है। इसे बिल डिस्काउंटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझें कि अगर कोई बैंक ए आरबीआई से लोन लेना चाहता है 100 रुपए का, और वो सिक्योरिटीज नहीं दे रहा है तो बैंक रेट के अंदर लोन लेगा। एग्जाम्पल के लिए इंटरेस्ट रेट 10% है, तो आरबीआई इस लोन को बैंक को देने से पहले 10% यानी 10 रुपए काट लेगी और बैंक को 90 रुपए का लोन दे देगी। ये जो 10 रुपए काटे गए हैं यही बिल डिस्काउंटिंग है। अगला टूल है रेपो रेट या रीपर्चेस ऑफर रेट। रीपर्चेस का मतलब यह है कि बैंक्स आरबीआई को सिक्योरिटी देती है और ऑफर करती है कि जब लोन का पीरियड खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो उस सिक्योरिटी को मैं दोबारा रीपर्चेस कर लूंगा। मीनवाइल जो लोन के लिए इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है आरबीआई के द्वारा बैंकों को, उसे हम रेपो रेट कहते हैं या रीपर्चेस ऑफर रेट कहते हैं, क्योंकि इस टाइप के लोन्स में सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए बिल डिस्काउंटिंग नहीं होती। ये लोन शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन कहने का मतलब है कि 1 साल से कम के लिए होते हैं, जबकि आपने यहां देखा कि ये बैंक रेट के अंदर जो लोन था वो लॉन्ग टर्म लोन था। सिक्योरिटीज ना हो पाने की वजह से बिल डिस्काउंटिंग हो रही थी, जबकि ये शॉर्ट टर्म लोन है और सिक्योरिटीज इन्वॉल्व हैं, इसलिए बिल डिस्काउंटिंग नहीं होती। लोन की पीरियड के एक्सपायर होने के बाद आरबीआई से जो बैंक ने लोन लिया था उसे उस सिक्योरिटीज को वापस खरीदना होता है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब है
यहाँ बैंक्स आरबीआई के पास लोन के लिए नहीं जा रही हैं, बल्कि आरबीआई अपने आप को अवेल कर रहा है बैंकों के पास लोन्स के लिए या फंड्स के लिए। ऐसा नहीं है कि आरबीआई किसी प्रकार के फाइनेंशियल क्राइसिस में है और बैंकों से लोन चाहती है। एक्चुअली आरबीआई मनी का फ्लो अपनी तरफ करवाना चाहती है, मनी का फ्लो इनवर्ड डायरेक्शन में करवाना चाहती है, जिससे कि मार्केट में करेंसी की जो अवेलेबिलिटी हो वो कम हो जाए। करेंसी की अवेलेबिलिटी को कम करने के लिए बैंकों को सिक्योरिटीज देती है और कहती है कि आप ये सिक्योरिटीज खरीदिए और मुझे फंड्स दीजिए। आरबीआई की तरफ मनी का फ्लो इन हो रहा है। जब लोन का पीरियड खत्म हो जाता है तब आरबीआई इस सिक्योरिटी को वापस बैंकों से ले लेती है। इस बीच में जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है उसे ही हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्योंकि इस टाइप के लोन्स में सिक्योरिटीज इन्वॉल्व हैं, इसलिए बिल डिस्काउंटिंग नहीं होगी। इस टाइप के पॉलिसी का जो प्राइमरी फोकस ये होता है, जो बैंकों के पास क्रेडिट क्रिएशन के लिए फंड्स हैं, करेंसी है, उसे कम किया जा सके। क्रेडिट क्रिएशन के लिए फंड कहने का मतलब ये है कि सिंपली जो बैंक के पास मनी है, डिपॉजिटेड मनी है, जिसे वो लोन देने के लिए यूज कर सकती है, उसे हम क्रेडिट क्रिएशन के लिए अवेलेबल मनी कहेंगे। जब आरबीआई सिक्योरिटीज बैंकों को देगी तो उस क्रेडिट क्रिएशन के लिए जो बैंकों के पास करेंसी थी, मनी थी, उसे वो आरबीआई को देंगे। बैंकों के पास क्रेडिट क्रिएशन के लिए मनी कम हो जाएगी, जिससे कि मार्केट में भी वो एडिशनल मनी नहीं पंप कर पाएंगे। आगे के दो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले आपको एनडीटीएल का कॉन्सेप्ट समझना होगा। एनडीटीएल का मतलब है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। लायबिलिटीज ये किसके लिए हैं? बैंकों के लिए। बैंक के लिए लायबिलिटी क्या होती है पहले से समझना जरूरी है। सपोज कीजिए कोई पर्सन है, उसने डिपॉजिट किया बैंक में अकाउंट बनाकर। ये जो डिपॉजिटेड मनी है वो बैंक की जिम्मेदारी है कि वो पर्सन को वापस करे, इसलिए ये बैंक की लायबिलिटी है। जबकि बैंक के पास जो मनी अवेलेबल होता है क्रेडिट क्रिएशन के लिए, उसका यूज करके वो लोन देती है और उससे इंटरेस्ट रेट में प्रॉफिट कमाती है। लोन्स बैंक के एसेट होते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बैंकों की लायबिलिटीज के बारे में। डिपॉजिट जो किया जाता है बैंक में वो इन फॉर्म में किया जा सकता है: करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट। इन चारों फॉर्मेट के अंदर मनी का डिपॉजिशन बैंक में कोई भी पर्सन कर सकता है। इन चारों अकाउंट्स में जो डिपॉजिटेड मनी है बैंक के पास, वो बैंक की लायबिलिटीज है। आगे का जो कॉन्सेप्ट है सीआरआर और एसएलआर का, इसमें हम देखेंगे कि ये जो डिपॉजिटेड मनी है बैंक के पास या एनडीटीएल है, उसे रिजर्व करने के लिए आरबीआई कहेगी मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन में मनी की क्वांटिटी को कम करेगी। देखते हैं सीआरआर क्या होता है। सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, कैश को रिजर्व रखना पड़ रहा है इसमें आरबीआई शेड्यूल्ड बैंक, आरबीआई के अंदर शेड्यूल 2 में जो बैंक्स हैं उसमें बैंकों ने यह स्वीकार किया है कि आरबीआई जो भी गाइडलाइंस जारी करेगी उसे हम मानेंगे। उसका यूज करते हुए आरबीआई ये मैंडेट कर देती है बैंकों को कि आप अपने एनडीटीएल का कुछ हिस्सा रिजर्व के फॉर्म में रखिए। वो हिस्सा कितना होगा, आरबीआई टाइम टू टाइम बैंकों को बताती है कि आपको कितना हिस्सा रिजर्व में रखना है। ये रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रीमाइसेस में या आरबीआई के पास रखते हैं और ये रिजर्व केवल कैश के फॉर्म में ही रखा जा सकता है। सिंपली ये कहें कि बैंक कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास जो रिजर्व रखती हैं वही रिजर्व कैश रिजर्व रेशियो है। और ये सीआरआर के बाद समझते हैं एसएलआर क्या होता है। एसएलआर में भी एनडीटीएल का कुछ हिस्सा जो आरबीआई मैंडेट करती है उसे बैंकों को रिजर्व रखना पड़ता है, पर इसमें चेंज ये है कि ये रिजर्व बैंक अपने ही पास रखते हैं, जबकि सीआरआर में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रीमाइसेस में ही रखना जरूरी था। साथ ही साथ सीआरआर में जो रिजर्व था वो सिर्फ कैश के फॉर्मेट में रखा जा सकता था, जबकि एसएलआर के अंदर जो रिजर्व रखा जाएगा वो कैश के, गोल्ड के, सिक्योरिटीज के या फिर फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज के फॉर्मेट में भी रखा जा सकता है, जो कि बैंक अपने ही पास रखेगी, आरबीआई के प्रीमाइसेस में नहीं रखेगी।
आरबीआई के प्रीमाइसेस में जब रखेगी तो कैश के फॉर्मेट में रखेगी, उसे हम CRR कहेंगे। इन सब के बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस का। अब तक आप देख रहे थे कि आरबीआई मार्केट से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रही थी। आरबीआई पहले बैंकों से इंटरेक्ट कर रही थी, मॉनेटरी पॉलिसी के किसी टूल का यूज कर रही थी और ये इंश्योर कर रही थी कि क्रेडिट का जो फ्लो है और डायरेक्शन है उसे रेगुलेट किया जा सके। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई क्या करती है, बैंकों की मध्यस्थता को खत्म कर देती है। आरबीआई डायरेक्ट मार्केट में या तो सिक्योरिटीज सेल करती है या मार्केट से सिक्योरिटीज परचेस करती है, और ये आरबीआई सीधे सीधे कर रही है, बैंकों के मध्यस्थता से नहीं कर रही है। जब भी आरबीआई सिक्योरिटी सेल करेगी तो जो सिक्योरिटी को परचेस करेगा वो आरबीआई को मनी पे करेगा। अगर मैं बायर हूं तो मैं आरबीआई को मनी सप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मैंने सिक्योरिटीज खरीदी है। इससे मनी का फ्लो आरबीआई की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में होगा और करेंसी मार्केट में कम हो जाएगी। जबकि आरबीआई सिक्योरिटी परचेस करेगी, मैंने यहां सिक्योरिटीज बेची तो आरबीआई ने मुझे मनी की सप्लाई की क्योंकि उसने मुझसे सिक्योरिटी खरीदी है। तब आप ये कह सकते हैं कि आरबीआई से मार्केट की तरफ मनी का फ्लो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन होने का मतलब ये है कि जो मार्केट में करेंसी की अवेलेबिलिटी थी वो कम या ज्यादा हो रही है, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया है। और इन सब टूल्स का यूज करते हुए आरबीआई ये इंश्योर कर रही है कि मार्केट में जो मनी की क्वांटिटी है उसे रेगुलेट किया जा सके। अब तक हमने देखा है कि इनमें से किसी भी टूल का यूज करके आरबीआई ये इंश्योर नहीं कर रही है कि मनी का स्पेंडिंग कहाँ होगा। अब तक वो इतना ही इंश्योर कर रही है कि मार्केट में जो करेंसी अवेलेबल है उसकी क्वांटिटी क्या होगी। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्वालिटेटिव टूल्स का यूज कैसे करती है आरबीआई और उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट में पड़ता है। दोनों टूल को समझने के बाद हम ये भी जानेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट में कैसे पड़ता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद एंड आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।